हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास में चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रायोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। हमने बेटा फर्स्ट लेक्चर में पीरियोडिक टेबल को पढ़ा और ये देखा कि पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब उन 4 ब्लॉक के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स है बेटा। अब 118 एलिमेंट्स को इंडिविजुअल स्टडी करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक पर्सन के लिए, तो इसलिए क्या किया गया, इन सब की प्रॉपर्टीज़ को प्रायोडिकली अरेंज किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट कि जो एटॉमिक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है वो है क्या क्या, ध्यान से देखेंगे, फिर इनका हम ट्रेंड यूज करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एक वर्ड लिखा है बेटा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब है कि जो प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होती है और जिनमें चेंजेस होता है, चेंजेस राइट टू लेफ्ट, जब हम पीरियोडिक टेबल में राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, या फिर बेटा टॉप टू बॉटम, तो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। यानी कि वो प्रॉपर्टीज़ जिनके अंदर चेंजेस हो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें या बेटा टॉप टू बॉटम मूव करें, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा एटॉमिक रेडियाई की। एटॉमिक रेडियस बोल लो, एटॉमिक रेडियाई बोल लो बेटा, दोनों बात हम यूज करते हैं एटॉमिक रेडियस की। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो एटम होता है बेटा, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ लाई कर रहा है, तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ भी लाई कर रहा है, मान लो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सेल में लाई कर रहा है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है बेटा न्यूक्लियस के सेंटर से और आउटर मोस्ट सेल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं बेटा, ये जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। यानी कि अगर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द outermost cell containing इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो डिस्टेंस होता है बेटा इसको एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। देखो ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लेते हैं मैंने ऐसे एक एटम का स्ट्रक्चर लिया, उसमें मैंने एक सेल और बना दिया बेटा। अब मैं मान लेता हूँ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो अब डिस्टेंस क्या होगा न्यूक्लियस के सेंटर से यहाँ तक का। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। तो ये जो सेल है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इस सेल को हम आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, या फिर इसको हम बेटा आउटर मोस्ट के साथ साथ इसको हम वैलेंस सेल भी बोलते हैं, वैलेंस सेल। ठीक, और इससे अंदर वाले जो सेल होते हैं बेटा, इन सेल को पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, जो एक अंदर है पेनल्टीमेट सेल, और जो उससे भी अंदर है चाहे कितने भी हो उनको हम एंटी पेनल्टीमेट बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो जो लास्ट सेल है बेटा उसको क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट सेल या फिर वैलेंस सेल। उससे अंदर वाला जो सेल है बेटा
उसको पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, और उससे अंदर जितने भी है, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उन सबको एंटी पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा। तो ये कहता है अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियाई की, एटॉमिक रेडियाई सेंटर, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के लास्ट सेल जहाँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ प्रेजेंट है या जिस सेल में प्रेजेंट है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है बेटा? एटॉमिक रेडियाई कहलाता है। जो एटॉमिक रेडियाई है बेटा, अगर हम बात करें, ये डिपेंड करती है, एटॉमिक रेडियाई यानी कि एटॉमिक रेडियाई डिपेंड करती है बेटा, डिपेंड्स वेदर, सॉरी, डिपेंड वेदर एन एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट है वो आपका मेटल है, इज ए मेटल, और नॉन मेटल, वो आपका मेटल है या नॉन मेटल है, इस पे क्या करती है? एटॉमिक रेडियाई डिपेंड करती है। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब देखेंगे कैसे कैसे डिपेंड करती है, इसके मैं टाइप बता देता हूँ बेटा। जो एटॉमिक रेडियाई है बेटा, वो आपकी एक कोवेलेंट रेडियाई भी होती है, कोवेलेंट रेडियस इसको बोलते हैं हम, कोवेलेंट रेडियस। नंबर 2 पे बेटा हम वैंडरवाल रेडियस भी बोलते हैं, वैंडरवाल, वैंडरवाल नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, और इसको ऐसे गैप में ही लिखते हैं VANDERWAL, वैंडरवाल रेडियाई, रेडियस इसको हम बोलेंगे। और साथ में मेटालिक रेडियस नंबर 3, तो नंबर 3 क्या होगी बेटा? मेटालिक रेडियस। तो अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास बेटा 3 टाइप्स की रेडियाई है, कोवेलेंट रेडियाई, नंबर 2 वैंडरवाल रेडियाई, वैंडरवाल नाम के साइंटिस्ट के नाम की वजह से, और नंबर 3 मेटालिक रेडियाई। अब इन तीनों रेडियाई को हमें डिस्कस करना है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा कोवेलेंट रेडियाई की। तो देखेंगे ध्यान से, अगर हम बात कर रहे हैं कि कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है, कोवेलेंट रेडियस, आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा? जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक्चुअल में ये जो शेयरिंग होती है ना बेटा, ये शेयरिंग कैसी होती है वो देखेंगे ध्यान से। जैसे मान लो एक हमारे पास एलिमेंट का क्लाउड ये है, ये एलिमेंट का क्लाउड है बेटा, एक क्लाउड ये हमारे पास, इसमें क्या मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने भी हो सकते हैं। जैसे मैं हाइड्रोजन का केस लेता हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन, एक और हाइड्रोजन मेरे पास है बेटा, ये न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। जब ये दोनों आपस में शेयरिंग करते हैं बेटा, तो इनका जो कुछ पोर्शन है वो कॉमन हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखा देते हैं बीच में। तो ये पोर्शन क्या हो गया बेटा? देखो ध्यान से, ये कॉमन पोर्शन हो गया। तो ये जो बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड बना है, इसको क्या बोलेंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। और इसको जर्नली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, भाई एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ये रहा, यानी हम शेयरिंग पोर्शन को नहीं दिखाते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं भी इसके बीच में। अगर आप ध्यान से देखो ऐसे शेयरिंग हुई होगी, ठीक है, तो हम शेयरिंग पोर्शन को नहीं दिखाते हैं। तो ये कहता है कि जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, एक के न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के दूसरे के न्यूक्लियस के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, एक के न्यूक्लियस से लेकर के दूसरे के न्यूक्लियस के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है, इसका 1/2 ले लो, आधा, तो उसको कोवेलेंट रेडियाई बोलते हैं। यानी कि कोवेलेंट रेडियाई की मैं डिफाइन करूं, इट इज डिफाइन एज 1/2, it is defined as 1/2 the distance between
बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ, न्यूक्लियाई का मतलब दो न्यूक्लियस की बात कर रहा है, न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम ऑफ सेम एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल, और ये सेम एलिमेंट से बनता है, ऑफ सेम एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि ये जो कोवलेंट करैक्टर है सबसे ज़्यादा सेम मॉलिक्यूल में पाया जाता है। अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे तो चार्ज सेपरेशन हो जाता है, फिर उसके अंदर थोड़ा सा आयनिक नेचर आ जाता है। ठीक है, दिस इज जर्नल यूज फॉर नॉन मेटल, और ये बेसिकली बेटा नॉन मेटल में बनता है, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोवलेंट बॉन्ड रेडियाई बोलते हैं, और इसको मैं से रिप्रेजेंट करता हूँ आर कोवलेंट। ये होता है बेटा 1/2 यानी 1/2 इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोवलेंट रेडियाई बोलते हैं। आई होप आपको कोवलेंट रेडियाई पता चल गई होगी। या अब देखो, ये जो डिस्टेंस होता है जिसको मैं बोल रहा हूँ, जिसका 1/2 लेना है, इसको हम बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। तो यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आर कोवलेंट, आर मतलब रेडियस, वो क्या हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ, यानी कि जो बॉन्ड लेंथ है, कोवलेंट बॉन्ड लेंथ है, उसका हाफ। तो इससे भी हम क्या करते हैं, कोवलेंट रेडियाई को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 पे हम बात करते हैं बेटा वैन डर वाल रेडियाई की। ध्यान से देखेंगे, अब हम बात कर रहे हैं वैन डर वाल रेडियाई। वैन डर वाल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैन डर वाल रेडियस इन्होंने दी थी। वैन डर वाल रेडियाई है क्या, पहले समझेंगे। वैन डर वाल नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा बेटा, इस यूनिवर्स में कोई भी दो एटम है, चाहे वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन होती ही होती है, और ये अट्रैक्शन वैन डर वाल अट्रैक्शन कही जाती है। तो इस अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, वैन डर वाल अट्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब मान लो मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, एक H2 है, एक और H2 है। ठीक है, अब एक H2 क्या होगा बेटा, ऐसे अपने आप ही क्या होगा, शेयर होगा अपने आप में ही। ये सॉरी न्यूक्लियस हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया, ये एक H हो गया बेटा। ऐसे ही क्या होगा, एक H और होगा, ये न्यूक्लियस, तो ये भी H2 HH, और ये भी क्या बेटा, H2 HH। अब इनका क्या है, ऑर्बिटल या डुप्लेट कंप्लीट है बेटा, दोनों का डुप्लेट कंप्लीट है, तो इन दोनों को आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत नहीं है। फिर भी इनके बीच में क्या होते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जो बहुत वीक होती है। और एक के न्यूक्लियस से लेकर के दूसरे के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। और इसका जो हाफ होगा बेटा, यानी कि अगर हम बात करें इस बॉन्ड लेंथ का हाफ, यानी कि 1/2 ऑफ बॉन्ड लेंथ, इस बॉन्ड लेंथ का जो हाफ होगा बेटा, वो क्या कहलाएगा, वैन डर वाल रेडियाई कहलाएगा। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, कोवलेंट रेडियाई में शेयरिंग होती है तो क्लाउड थोड़ा छोटा हो जाता है। वैन डर वाल रेडियाई में शेयरिंग नहीं होती तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं, बट थोड़ी सी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन में होते हैं। तो ये बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू कोवलेंट के। तो यानी कि अगर मैं यहाँ नोट करके लिखता हूँ बेटा, अगर आप देखो ध्यान से, तो मैं नोट करके लिख देता हूँ, नोट कि जो वैन डर वाल रेडियाई है, वैन डर वाल रेडियस, ये हमेशा ग्रेटर देन होती है कोवलेंट रेडियस से। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने 2 रेडियाई पढ़ी बेटा, एक पढ़ी कोवलेंट रेडियाई और एक क्या पढ़ी हमने, वैन डर वाल रेडियाई। अब हम बात करते हैं वैन डर वाल रेडियाई को ही इनर्ट गैस में, ग्रुप नंबर 18 में। बेटा वैन डर वाल रेडियाई जो इनर्ट गैस के लिए हम यूज करते हैं, ग्रुप नंबर 18। अब देखो इनर्ट गैस जो होती है उन सब का
डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ इनर्ट गैस की, इनर्ट गैस बेटा ग्रुप नंबर 18 में होती है। कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, आर एन होता है रेडोन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इनका जो डुप्लेट है, डुप्लेट बेटा किसके लिए होगा? हीलियम के लिए, और ऑक्टेट बाकी सब के लिए होगा। इनका डुप्लेट या ऑक्टेट बेटा कंप्लीट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की जरूरत नहीं होती, यानी कि ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब भी एक इनर्ट गैस, जैसे मान लो हीलियम है बेटा, अब हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, एक और हीलियम है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है, तो होता है क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करते हैं। रिवोल्व करने से बिल्कुल हल्का सा, माइनर सा, बिल्कुल चार्ज सेपरेशन हो जाता है, बिल्कुल माइनर सा, मोमेंट्री चार्ज भी इसको हम बोल देते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देखा जाए तो ये क्या है? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें शेयरिंग तो हो ही नहीं। तो इसको हम वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फॉर इनर्ट गैस, इनर्ट गैस के केस में हम इसको इनर्ट गैस रेडियाई बोलते हैं। इनर्ट गैस के केस में हम इसको इनर्ट गैस रेडियाई बोलते हैं, ठीक। तो ये भी एक तरह की क्या होती है बेटा? वैन डर वाल रेडियाई होती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारा क्या है? नंबर थर्ड पे हम पढ़ रहे हैं मेटेलिक रेडियाई। नंबर 4 ही लिखेंगे वैसे। मेटेलिक रेडियास क्या होती है? पहले हमने पढ़ी कोवलेंट रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, फिर हमने पढ़ी बेटा कोवलेंट रेडियाई। अब कोवलेंट रेडियाई, वैन डर वाल रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई, ये सबके किसके पार्ट है? एटॉमिक रेडियाई के। तो हमने पार्ट में पहले पढ़ी कोवलेंट रेडियाई, फिर पढ़ी वैन डर वाल रेडियाई, और अब थर्ड पढ़ते हैं मेटेलिक रेडियस या मेटेलिक रेडियाई। क्लियर होगी बात ये? अब देखेंगे ध्यान से, मेटेलिक रेडियाई या मेटेलिक रेडियस क्या होता है। जब भी कोई मेटल होता है बेटा, देखो ये मेटल है, वो क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। अब इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो इलेक्ट्रॉन बाहर भी चला जाता है। लेकिन जब बहुत सारे मेटल होते हैं तो वो जब अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व होता रहता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मेटल होंगे बेटा जिनके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, जिनके चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ये मेटल का केस है, यानी कि उस मेटल को किसी नॉन मेटल से नहीं जोड़ा हुआ, क्योंकि जब आप किसी नॉन मेटल से जोड़ देंगे उस टाइम तो नॉन मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन अब तो सभी मेटल है, सभी मेटल है तो इलेक्ट्रॉन कोई लेने वाला है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मेटल पॉजिटिव के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये जो मेटल पॉजिटिव होता है बेटा, मेटल पॉजिटिव जिसको मैं बोल रहा हूँ मेटल पॉजिटिव, एक्चुअल में इसको हम कर्नेल बोलते हैं। कर्नेल, ध्यान देना जो मैंने बोला, कर्नेल। कर्नेल क्या होता है बेटा? मेटल पॉजिटिव होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कर्नेल बोलते हैं। कर्नेल की खास बात क्या? देखो बेटा, इसको हम कर्नेल नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कहीं दूर चला गया, यानी कि जैसे मान लो क्लोरीन आया और उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? अब यहाँ से चला गया, अब ये कटायन बन गया, कटायन, ठीक है। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो अब ये कर्नेल हो गया, ठीक है। तो मेटल पॉजिटिव क्या होता है? कर्नेल। और ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो रिवॉल्व करते हैं, इनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और जब ये बहुत सारे हो जाते हैं तो इनको सी मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सी मोबाइल इलेक्ट्रॉन, क्लियर होगी बात ये? सी मोबाइल इलेक्ट्रॉन इनको हम बोलते हैं। और मेटल आयन को क्या बोलते हैं? कर्नेल बोलते हैं। अब सी मोबाइल इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दोनों तरफ से होगी बेटा, इधर से भी होगी, इधर से, दोनों तरफ सेम होती है, इसको हम मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। मेटेलिक बॉन्ड। तो अगर मान लो मेरे से मेटेलिक बॉन्ड पूछ लेता है, द साइमल्टेनियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव कर्नेल। मोबाइल इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव कर्नेल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसको मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। तो मेटेलिक बॉन्ड पता चल गया क्या है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेफिनेशन।
अगर हम बात करें अट्रैक्शन की, भी हर एक कर्नेल जो है वो अट्रैक्ट होता है। जैसे ये कर्नेल है बेटा, ये दोनों तरफ से अट्रैक्ट होगा, इधर से भी होगा और इधर से भी, दोनों मोबाइल इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा। तो ये जो दोनों तरफ से अट्रैक्शन हुई, तो इस अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? मेटालिक बॉन्ड बोलेंगे। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ तो हम ऐसे लिखेंगे, simultaneous force of attraction between the mobile electrons and positive kernels is called the metallic bond। उसको क्या बोलते हैं बेटा? मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ तक पता चल गया मेटालिक बॉन्ड क्या हुआ बेटा। उसके बाद देखेंगे एक जो कर्नेल होता है, ये एक कर्नेल है बेटा, और ये एक एडजेसेंट कर्नेल है, यानी उससे जस्ट नेक्स्ट। एक कर्नेल से एडजेसेंट कर्नेल के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होती है, इसका जो हाफ होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेटालिक रेडियस बोलेंगे। तो अगर मैं मेटालिक रेडियस की बात कर रहा हूँ बेटा, it is defined as the one half the internucleus distance between the two adjacent मतलब एक और उससे आगे, the two adjacent metal ions in the metallic lattice मेटालिक लैटिस का मतलब क्या है? जब ये बहुत सारे हो जाएंगे इसको कंबाइंड मेटालिक लैटिस बोलते हैं, जिसमें कर्नेल होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, सी मोबाइल। तो कहता है कि जो मेटालिक रेडियस है बेटा, ये एक्चुअल में है क्या? ये भी दो एडजेसेंट मेटल के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ होता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, मैं यहाँ नोट करके लिख रहा हूँ, वैंडरवाल रेडियाई में कोई भी शेयरिंग नहीं होती बेटा। तो वैंडरवाल रेडियाई क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। वैंडरवाल रेडियस इन तीनों में सबसे बड़ी होती है। नंबर 2 पे बेटा मेटालिक रेडियस होती है, क्योंकि इसमें मेटल आयन थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, मेटालिक रेडियस। और सबसे छोटी बेटा कोवलेंट रेडियाई होती है। तो तीनों में पता चल गया सबसे बड़ी कौन है? वैंडरवाल रेडियस। उससे छोटा कौन है बेटा? मेटालिक रेडियस। और उससे भी छोटा कौन है? हमारा कोवलेंट रेडियस होता है। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो एटॉमिक रेडियाई है ये पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करती है, लेफ्ट टू राइट या डाउन द ग्रुप, ये कैसे वेरी करती है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियाई के वेरिएशन कैसे होते हैं। एटॉमिक रेडियाई बेटा तीनों हो सकती है, वैंडरवाल, कोवलेंट, और थर्ड हमारी कौन सी हो सकती है? मेटालिक। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें वेरिएशन अलोंग ए पीरियड। अलोंग ए पीरियड का मतलब क्या है? जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उसको अलोंग ए पीरियड बोलते हैं। तो मैंने यह कुछ सेकंड पीरियड लिखा है बेटा, जिसमें मैंने एटॉमिक रेडियाई को पिकोमीटर में लिखा है कि लिथियम की एटॉमिक रेडियाई सबसे ज़्यादा है, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए जनरली एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये जो थोड़ा केस है, ये केस इनमें क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एक जनरल ट्रेंड, कि अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें तो हम ऐसे लिखेंगे, इन जनरल द एटॉमिक रेडियाई decreases
as we move along a period, that means क्या हो गया बेटा, लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उस टाइम पे एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीज होती है। तो जो एल्कली मेटल होता है बेटा ग्रुप नंबर वन, इनको हम एल्कली मेटल बोलते हैं। इनका साइज सबसे बड़ा होता है, तो इनकी जो एटॉमिक रेडियाई बेटा वो लार्जेस्ट होती है, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, अगर हम बात करें। और जो ग्रुप नंबर 17 होता है बेटा 17, इनको हम हैलोजन बोलते हैं और इनकी एटॉमिक रेडियाई बेटा लोएस्ट होती है, लोएस्ट या शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट लिख देंगे, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई। लेकिन जो ग्रुप नंबर 18 है बेटा, ये नोबल गैस है, नोबल गैस। इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है, इनकी भी क्या होती है, लार्जेस्ट होती है, वो भी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल ट्रेंड की। ये जर्नल ट्रेंड लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज क्यों होती है। जैसे मान लो मैं कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ, मैंने बेटा लिथियम लिया, लिथियम एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 3। दैट मीन्स क्या है, इसके अंदर 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है बेटा 3 प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रॉन है, और बाहर क्या है 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो ये जो प्रोटॉन है इस पे कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे क्या नेगेटिव। तो न्यूक्लियस पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इसको हम एक्चुअल में न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेज, तो न्यूक्लियर चार्ज भी बेटा इंक्रीज होता है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज पे कैसा है बेटा पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये प्रोटॉन क्या करता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इसका क्लाउड छोटा हो जाता है। अब जैसे लिथियम में तो 3 ही प्रोटॉन थे, लिथियम से आगे हम चले, बैरियम का केस हमने लिया। बैरियम में क्या है बेटा एटॉमिक नंबर 4 है, तो कितने प्रोटॉन होंगे, 4 प्रोटॉन होंगे, और आउटर मोस्ट में क्या होंगे 2 और 2 इधर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखेंगे हुआ क्या, 4 प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूज हो जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, रिड्यूज हो जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का जो केस होता है बेटा, एटॉमिक नंबर क्या होता है 7। तो इसमें क्या होता है 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s2, 2p3। तो वैलेंस सेल ये बनेगा बेटा। वैलेंस सेल को हम ऐसे दिखा देते हैं, s में एक ही ऑर्बिटल है 2s, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2। और ऐसे ही बेटा p क्या है हमारे पास, p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3, 1 2 3। अगर आप ध्यान से देखो तो p में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या हो गया हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल हो गया सॉरी। अब होगा क्या, जब हम इसका एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे 7 प्रोटॉन, और बाहर क्या होंगे 2, और प्लस में बेटा 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में 7 प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी बेटा, एटॉमिक रेडियाई वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यानी कि नाइट्रोजन तक जाते जाते एटॉमिक रेडियाई बेसिकली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की। अब आप बेटा ऑक्सीजन का केस देखेंगे, तो मैं नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ ऑक्सीजन का केस। देखेंगे ऑक्सीजन का केस, देखेंगे ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 8। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, अब वैलेंस सेल ये हो गया बेटा, ये पेनल्टीमेट सेल है, आप ऐसे पढ़ते हो ना
2, 8, 8 ऐसे 18 ऐसे स्टडी करते हो सेल्स को, ठीक है, एंड सो ऑन 18 18 करके 32 फिर आगे। अब ध्यान से देखें 2s में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, और p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4, 2p 4 है 1 2 3 और ये 4, ठीक है। जब ये पेयरिंग होने लग जाती है ना, ये क्या होगी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस पेयरिंग की वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में रिपल्सन हो जाती है। तो ये जो रिपल्सन होती है इसको इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बोलते हैं। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यानी एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। जब भी पेयरिंग होगी रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है बेटा इंक्रीज होती है। तो जितनी ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होती है, जितनी ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगी एटॉमिक रेडियाई उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यानी कि अब दो पार्ट हमारे पास होते हैं, एक न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियाई, मैं यहाँ लिखता हूँ एटॉमिक रेडियस या रेडियाई बेटा डिक्रीज होती है। और दूसरा क्या है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अगर इंक्रीज होती है तो एटॉमिक रेडियाई भी बेटा इंक्रीज होती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यानी कि ये दोनों आपस में क्या करेंगे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। वे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी, और एटॉमिक रेडियाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी। तो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन के केस में बेटा ये जो रिपल्सन होती है, यानी कि जो हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की बात कर रहे हैं, ये थोड़ी स्ट्रोंग हो जाती है न्यूक्लियर चार्ज से, ठीक है। अब स्ट्रोंग होगी न्यूक्लियर चार्ज से तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो स्लाइटली क्या हो जाएगी बेटा स्लाइटली इंक्रीजेज, तो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो नाइट्रोजन की एटॉमिक रेडियाई कितनी है 70, ऑक्सीजन की क्या होगी 74। अब फ्लोरीन का केस देखेंगे, फ्लोरीन में 72। फ्लोरीन के केस में क्या होगा एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 9 फ्लोरीन का। तो इसमें भी क्या देखेंगे हम न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, 9 प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में और बाहर 2 और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 4 5 6 और 7। तो इसमें बेटा दोनों चीज़ चलेंगी न्यूक्लियर चार्ज। तो फ्लोरीन के केस में न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा स्ट्रोंग हो जाता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इससे थोड़ा स्ट्रोंग हो जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई स्लाइटली क्या हो जाती है बेटा डिक्रीज हो जाती है, रेडियाई स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है। तो ये बात समझ में आ गई कि ये ट्रेंड कैसे बना। अगर हम बात करें नोबल गैस की, ग्रुप नंबर 18 जिसको हम नोबल गैस बोलते हैं। अब जैसे मान लो मैं नियोन की बात कर रहा हूँ, अब नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 10 है, ठीक। अब एटॉमिक नंबर 10 है नियोन का, तो न्यूक्लियस में कितने होंगे बेटा 10 प्रोटॉन होंगे, बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 8 क्या बन गई कॉन्फ़िगरेशन बन गई 2 8, ठीक है। अब देखा जाए तो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटॉन है एक पीरियड में, तो मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है बेटा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन के बीच में मैक्सिमम रिपल्सन बनता है, मैक्सिमम रिपल्सन, ठीक है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लास्ट लेक्चर में बताऊंगा, जो हमारा भी एक लेक्चर बचा हुआ है, लास्ट लेक्चर में कैसे होता है, ठीक है। तो रिपल्सन क्या होती है इसमें मैक्सिमम होती है, तो रिपल्सन न्यूक्लियर चार्ज से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो रिपल्सन न्यूक्लियर चार्ज से बहुत ज़्यादा होती है बेटा, जिसकी वजह से इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई वो क्या होती है लार्जेस्ट होती है। तो फिर हमने एल्कली मेटल को क्यों लार्जेस्ट बोला,
इनको क्यों नहीं बोलते? क्योंकि बेटा ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, नो कोवलेंट बॉन्ड या रेडियाई, तो ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, केमिकली कंबाइंड नहीं होते, ये स्टेबल है, इनर्ट है, तो इसलिए हम जनरली ग्रुप नंबर 1 को स्ट्रॉन्ग मानते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ग्रुप नंबर 18 की एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट होती है। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं बेटा, तो जर्नली आप क्या देखोगे, लेफ़्ट टू राइट की जब मैं बात कर रहा हूँ, जर्नली एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप, वेरिएशन विद इन ग्रुप। बेटा जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एक नया प्रिंसिपल सेल ऐड होता है, जिसकी वजह से आप क्या देखते हो, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। जैसे लिथियम की अगर बात करो, लिथियम में बेटा एटॉमिक नंबर 3 है, तो आप 2 1 2 ही प्रिंसिपल सेल बनेंगे। सोडियम में 2 8 1 3 प्रिंसिपल सेल बनेंगे। पोटाशियम में 2 8 8 1 4 प्रिंसिपल सेल बनेंगे। और रुबीडियम में बेटा 5 हो जाएंगे, सीजियम में 6। तो डाउन द ग्रुप जाते हुए न्यू प्रिंसिपल सेल ऐड होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। एक पॉइंट और है बेटा जो हमें ध्यान रखनी है। अब हम कहेंगे सर डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है, तो दैट मीन्स डाउन द ग्रुप जाते हुए जो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो डाउन द ग्रुप जाते न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ना चाहिए, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो तो डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल सेल बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियाई क्या बढ़ रही है, बट न्यूक्लियर चार्ज का कोई तो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं उसके अंदर वाले जो सेल होते हैं, इनको पेनल्टी और एंटी पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। ये सेल आउटर मोस्ट सेल को रिपेल करते हैं, और ये जो रिपल्सन होती है इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, रिपल्सन बिटवीन आउटर मोस्ट सेल एंड इनर सेल। ठीक, अब देखो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, अंदर की साइड सेल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। देखो यहाँ 1 है, अब इसमें 2 है, इसमें क्या 3 है, तो अंदर की साइड सेल इंक्रीज होंगे। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। और जितना ज़्यादा ये होगा, यानी जितना ज़्यादा ये इंक्रीज होता है एटॉमिक रेडियाई, उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियाई घटनी चाहिए, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियाई बढ़नी चाहिए। तो ये न्यूक्लियर चार्ज को कैंसिल कर देता है, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो जितना इफेक्ट इससे डिक्रीज होना है उतना इससे इंक्रीज हो जाता है, तो न्यूक्लियर चार्ज का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हम सिर्फ ये बोलते हैं कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई increases due to addition of new principal cell, प्रिंसिपल ये नहीं आएगा बेटा, प्रिंसिपल सेल, एडिशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल सेल। तो न्यू प्रिंसिपल सेल की वजह से हम सिर्फ क्या मानते हैं कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रही है। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा आयनिक रेडियाई को, जो एक डिफरेंट पोर्शन है।